हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम बैठ के नए वीडियो में। रचनाकार सीरीज का आज अगला वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं और इससे पहले भी कुछ वीडियोस आ चुकी है, शायद 6 वीडियोस आ चुकी हैं रचनाकार पे। उम्मीद है आपने वो सब देखी होंगी। इसमें इसी कड़ी में आज हम दूसरे रचनाकार की बात करेंगे एक और उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इससे पहले हमने छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनकी बात की है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की है। आज हम एक अन्य कवि की बात करने जा रहे हैं, अन्य रचनाकार की बात करने जा रहे हैं। ये सारे ही जो कंटेंट है, ये सारे ही जो रचनाकारों के बारे में एक एक वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, वो सबसे आसान तरीका है हिंदी साहित्य के रचनाकारों के बारे में याद करने का। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो ना सिर्फ आप यूजी की तैयारी करेंगे, ना ही पीजी की, बल्कि अगर आप पीएचडी या जेआरएफ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको पूरी हेल्प करेगा। तो ये जो वीडियोस हैं ये इन सारे ही लेवल के एग्जाम्स में काम आएंगे आपके, और बहुत ही आसान तरीके से इसमें याद करना सिखाया जा रहा है आपको। क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ इतिहास की किताबें आप पढ़ते हैं, चाहे पांडेन पांडे पढ़े या दृष्टि की पढ़े या कोई और सी अरिहंत पढ़े या कुछ भी पढ़े, कोई सी भी किताब पढ़े वस्तुनिष्ठ इतिहास की, जेआरएफ के लिए, पीजी के लिए, यूजी के लिए, उसमें क्या रहता है, बहुत कठिन हो जाता है याद करना। क्योंकि एक रचनाकार जो हैं वो कविताएं भी लिख रहे हैं, उपन्यास भी लिख रहे हैं, कहानियां भी लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि जब कहानी वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो सिर्फ कहानियों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उपन्यास वाले में उपन्यास के बारे में, तो आप एक पूरे क्रम में नहीं जान पाते कि एक रचनाकार ने, एक पर्टिकुलर रचनाकार ने, सिर्फ एक रचनाकार ने क्या क्या टोटल लिखा है, क्या क्या पूरा उनका क्या क्या साहित्य है। जब उपन्यास पे जा रहे तब सिर्फ उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानी पे जा रहे सिर्फ कहानी पढ़ रहे हैं, कविताओं पे जा रहे सिर्फ कविताएं पढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे आपको एक रचनाकार का सारा जीवन काल, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं किए हैं, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार मिले हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा है, उसमें क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। साथ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो भी बताते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पर वीडियो, और इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, जन्म के बारे में जानेंगे, पूरे रचनात्मक जो जीवन इनका रहा है उसके बारे में जानेंगे। इनका जो जन्म है वो 1865 में हुआ है और मृत्यु 1947 में हुआ था, आज़ादी के आसपास, उससे थोड़ा सा पहले। तो ये इनका समय है, आपको ये समय ध्यान रखना है कि इनका समय क्या है। ये उनका पूरा समय है, आपको ये समय ध्यान रखना है। इसी जीवन काल में इन्होंने जो लिखा है उसकी बात करेंगे अब। तो आधुनिक काल के इन्हें सूरदास कहा गया है। अगर आपका सवाल आता है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा गया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा गया है। और किसने पूछा है, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इनके इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आपको ये ध्यान रखना है किसने कहा है, क्या कहा है और किसे कहा है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इनके प्रबंध काव्यों की चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा जो ये विख्यात है अपने काव्य के कारण रहे थे, तो सबसे पहले हम काव्य की चर्चा कर लेते हैं। एक है प्रिय प्रवास, इनका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे पहले जब ये प्रकाशित हुआ था तो ब्रजांगना विलाप नाम से प्रकाशित हुआ था। तो अगर ये प्रश्न आता है कि ब्रजांगना विलाप किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रचना हरिओद की है और बाद में किस नाम से प्रकाशित हुई, प्रिय प्रवास नाम से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिय प्रवास कौन से, ब्रजांगना विलाप नाम से है। कब प्रकाशित हुई, 1914 में प्रकाशित हुई है। और इसमें मुख्य रूप से किस विषय पर बात की गई है, क्योंकि प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है कि किसी एक पूरे कहानी का कोई एक प्रमुख प्रसंग ले लिया जाता है उसमें। जैसे रामचरितमानस पूरा एक संग्रह है, राम के पूरे जीवन चरित्र के बारे में है, उसका एक हिस्सा ले लिया, कोई एक प्रसंग ले लिया, सिर्फ जैसे वनवास का सिर्फ हिस्सा ले लिया या फिर सिर्फ रावण राम युद्ध का ले लिया, तो वो प्रबंध में आ जाएगा। ऐसे ही ये जो है प्रिय प्रवास जो है वो कृष्ण के बचपन से मथुरा के प्रस्थान तक का की उसमें कथा है। तो बचपन से मथुरा तक जाने की कथा, उसकी आगे कथा इसमें नहीं है, तो ये प्रबंध काव्य हो गया। ठीक है, तक की कथा है। इसमें 17 सर्ग हैं। सर्ग ध्यान रखने, पूछ लिया जाता है कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं। और इस प्रिय प्रवास के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, मांगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था इसमें इनको पुरस्कार स्वरूप इस रचना पर। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि कौन सा पुरस्कार इनको मिला है प्रिय प्रवास के लिए। अगला है पारिजात, जो कि 1947 में आया था, 1937 में आया था, जो कि पारिजात नाम से। और इसमें धार्मिक व आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। तो आपको अगर ये सवाल आता है कि हरिओद की कौन सी रचना में, कौन से काव्य संग्रह में आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों का वर्णन है, विषयों का वर्णन है, तो किसमें है, पारिजात में है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। इसमें कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कितना सर्ग था, 17 सर्ग थे। अगला देखते हैं वैदेही वनवास। वैदेही वनवास 1941 में आया है और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। ये भी प्रबंध काव्य हुआ, क्योंकि राम के पूरे जीवन चरित्र के बारे में तो नहीं है, सिर्फ एक प्रसंग की बात की जा रही है। कौन सा प्रसंग की, सीता का जब वनवास होता है, दूसरा जो वनवास कहा जाता है सीता का, उस वनवास की कथा है इसमें।
तो वो कौन सा है, वैदेही वनवास। इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। तो आपको इनमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ताकि आप वो चीज़ें याद कर लें। और उसमें से प्रश्न हमेशा आते हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और याद रखने के लिए भी, क्योंकि हरियोध बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी साहित्य के। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, उसमें क्या क्या उन्होंने इंगित किया है, क्या क्या वर्णन किया है, किस किस चीज़ों के बारे में लिखा है। सबसे पहले था प्रिय प्रवास, इसमें 17 सर्ग हैं। पारिजात, इसमें 15 सर्ग है। और वैदेही वनवास, इसमें 18 सर्ग हैं। इनका समय आपको ध्यान रखना है तीनों का ही, तो इनके समय को याद कर लीजिएगा। और कौन सी रचना में किस विषय पे वर्णन है, कौन से क्रम का, कौन से किसके जीवन काल के कौन से हिस्से का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अगर आपने प्रबंध का देख लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके आगे देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या लिखा है। काव्य में जो प्रबंध काव्य लिखा है उसी की बात करेंगे अभी भी। प्रिय प्रवास जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उसके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके पीछे से उनकी माता जो यशोदा हैं और गोपियां जो हैं उनकी क्या दशा होती है, मन स्थिति क्या होती है, उन सब का वर्णन है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल हैं। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र हरियोध ने खींचा है। यह पाठक के हृदय को द्रवीभूत कर देता है। तो इसमें किस किस का वर्णन है, पूरा जो ब्रज है वो कृष्ण के प्रस्थान के बाद कैसा हो गया है, लोगों के मनों की दशा क्या है, यशोदा राधा और गोपियों का मन कैसा हो रखा है और वो क्या क्या सोच रही हैं उस समय, क्या क्या कह रही हैं, उन सब का वर्णन है। इसका ही प्रिय प्रवास का ही एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है जिसमें से सवाल पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्ति है या कौन सी रचना से ली गई है। तो वो कौन सी है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमिलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये जो पंक्तियां हैं, सवाल कर लिया जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियां कौन से काव्य से है या किसकी है। तो किसकी है, हरियोध की है। कौन से काव्य से है, प्रिय प्रवास से है। ये इसमें किसकी बात की है, संध्या समय, जो संध्या समय जो आकाश सुंदर लग रहा है उस सुंदर दृश्य की बात की गई है इसमें, ठीक है। दिवस दिन होता है, अवसान डूब रहा था उस समय जो सूर्य था। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। संध्या सुंदरी की बात की है, संध्या शाम को जो सुंदरता लालिमा छा रही है आकाश में, तो उसका जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास से अब आगे बढ़ते हैं हम, इनके उपन्यास और अन्य रचनाओं पर देखते हैं कि काव्य के अलावा इन्होंने जो जो लिखा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनके 2 उपन्यास है, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इन दोनों ही उपन्यासों के नाम आपको ध्यान रखने की, कौन कौन सा उपन्यास है। सन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सन नहीं पूछा जाता है। ये दोनों नाम से आपका इंपॉर्टेंट है, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है नाम को कि इनका उपन्यास है। फिर पत्र है इनका, पगली का पत्र, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आप hindisamay.com पे जाके भी ये पत्र पढ़ सकते हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही सुंदर इसमें इन्होंने जो भी लिखा है वो लिखा है। तो आप वो जाके ज़रूर पढ़ें और कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा आपको वो पढ़ के। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैं कुछ कुछ अपडेट करती रहती हूँ। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अल्फा बीटा गामा, थोड़ा सा यूनिक है तो याद रखने में आसानी होगी। अल्फा बीटा गामा पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ अपडेट ऐसा रहेगा तो वहाँ पे मैं करूँगी। इसके अलावा आप एग्जाम को भी फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम का भी अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, एग्जाम ऑफिशियल करके। इसके अलावा मेरा पर्सनल आईडी ये है अल्फा बीटा गामा, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी समय पे ज़रूर जाएं आप और हिंदी समय पे जाकर पगली का पत्र पढ़ें, बहुत आसानी से आपको वहाँ मिल जाएगा। हरियोध की रचनाएं देखेंगे तो उसमें आपको ये पत्र दिख जाएगा। इसके अलावा इनकी आत्मकथा है इतिवृत्त नाम से, तो आत्मकथा इनकी एक है। अगर प्रश्न आता है इतिवृत्त किसकी आत्मकथा है, तो हरियोध की। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है चंदा मामा नाम से, तो ये साहित्य भी आपका ऑनलाइन उपलब्ध है, आप चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं, पढ़ना चाहे तो ये 4 जो हैं गद्य साहित्य में इनका काम है, वो आप देख सकते हैं। उपन्यास 2 है, पत्र 1 है, आत्मकथा 1 है, इतिवृत्त और बाल साहित्य है 2। तो ये जो है रचना बाल साहित्य 1 है। तो इनका काव्य इंपॉर्टेंट है, उपन्यास का नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, ये ज़रूर पढ़ें, आप पढ़ के देखें इसको कैसा लगता है आपको, ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये था आपका हरियोध का पूरा सेक्शन, इनके पूरे साहित्य की हमने बात की। अगले रचनाकार की सीरीज़ में अगले किसी रचनाकार को लेके आएंगे, उनकी बात करेंगे। आप कमेंट्स भी करके बता सकते हैं कि आपको कौन से रचनाकार पर जानने का मन है, या कौन से रचनाकार पर आप अगली वीडियो चाहते हैं। हम वो कमेंट्स देखेंगे जिस पे ज़्यादा बात होगी, जो ज़्यादा कमेंट में होंगे तो हम उन पे भी आने वाले टाइम में लाएंगे वीडियोस। तो आप कमेंट करें, बताएं आपको कौन से रचनाकार की जीवन काल और उनकी रचनाओं के बारे में पहले जानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी समय, और तब तक बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ, और हमें फॉलो ज़रूर करें ऑफिशियल एग्जाम के चैनल को भी, और मेरे चैनल को भी फॉलो कर लें इंस्टाग्राम के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें।